अगला अपना जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। देखो कोशिका विभाजन क्या होता है। सामान्यतः सभी जीवों में वृद्धि व विकास की क्रियाएं कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। तो सभी जीवों के अंदर वृद्धि और विकास है वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। एक हमने जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था तो कोशिका वाले चैप्टर के अंदर कोशिका सिद्धांत आया था। कोशिका सिद्धांत है वो सन 1838-39 में दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने दिया था। उन्होंने कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका है वो आनुवंशिकता की इकाई होती है। और एक बात है, एक लाइन है उसमें रुडोल्फ विर्चोव वैज्ञानिक ने ऐड की थी, जोड़ी थी, वो थी नई कोशिका का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिका से होता है। तो जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका से बनती है। तो नई कोशिका पुरानी कोशिका से किस प्रकार बनेगी? कोशिका विभाजन द्वारा। तो नई कोशिका पुरानी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? पुरानी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण को कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। तो कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। उन्होंने ये कहा था नई कोशिका का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिका विभाजन से होता है। कुछ कोशिकाएं जैसे आरबीसी व तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या जन्म से मृत्यु तक निश्चित रहती है, केवल उनके आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो नई कोशिका का निर्माण वो पूर्व उपस्थित कोशिका से होता है। कुछ कोशिका जैसे आरबीसी व तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या जन्म से मृत्यु तक निश्चित रहती है, केवल उनके आकार में वृद्धि होती है। कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता है वो नहीं होती है। ठीक है, अब है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है अंतरावस्था और दूसरा होता है विभाजन अवस्था। ठीक है, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। कोशिका विभाजन दो भाग होते हैं, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था है, अंतरावस्था को वापिस तीन भागों में बांटा जाता है, G1, S व G2। G1, S व G2। विभाजन अवस्था है, इसके दो भाग होते हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, केंद्रक विभाजन है, इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चार अवस्थाएं आती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर कोशिका पट्टी का निर्माण और विदलन। ठीक है, ये पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन इस विधि द्वारा होता है और जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन है वो विदलन विधि द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसकी दो अवस्थाएं होती है, पहली अंतरावस्था और दूसरी विभाजनावस्था। अंतरावस्था को G1, S और G2 में विभाजित किया जाता है। विभाजनावस्था है, इसमें केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दो अवस्थाओं में बांटा जाता है। केंद्रक विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं होती है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य विभाजन पादपों में कोशिका पट्टी का निर्माण द्वारा होता है और जंतुओं में विदलन विधि द्वारा होता है। तो ये कोशिका विभाजन के अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर जो चीजें पढ़नी है वो है। ठीक है, ये है अंतरावस्था और कोशिका विभाजन है उसके अलग अलग प्रकार। देखो G1, ये है G1 अवस्था,
यहाँ से ही कोशिका विभाजन है वो शुरू होता है। एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जीवन अवस्था में प्रोटीन व आरएनए संश्लेषण की क्रिया होती है। कोशिका विभाजन की जो जीवन अवस्था है तो उसमें प्रोटीन व आरएनए संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर जैसे ही प्रोटीन व आरएनए संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, ये एस प्रावस्था में प्रवेश करता है। एस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण होता है। ठीक है, एस प्रावस्था से आती है G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था में प्रोटीन, आरएनए व एटीपी संश्लेषण होता है। ये G2 अवस्था आ गई, इसमें प्रोटीन, आरएनए और एटीपी है वो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रोटीन, आरएनए और एटीपी बन जाते हैं, ये केंद्रक विभाजन में प्रवेश करती हैं और यानी विभाजनावस्था है यह आ जाती है। केंद्रक विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये अवस्थाएं पाई जाती है। और जैसे ये अवस्थाएं पूरी होती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ये कोशिका चक्र या इसे कोशिका चक्र कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। ये चक्र है, फिर वो नई कोशिका में वापस शुरू हो जाता है। तो ऐसा चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा मात्र कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उन्हें कोशिका चक्र कहते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा मात्र कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है उन्हें कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र के दौरान पहले आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा को दोगुना किया जाता है और उसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। पहले कोशिका चक्र में दौरान पहले आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा को दुगुना किया जाएगा, उसके बाद उसका समान रूप से वितरण दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। कोशिका विभाजन की क्रिया का नियमन जीन द्वारा होता है, जिन्हें CDC जीन कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन की क्रिया है वो जीन द्वारा नियंत्रित रहती है और इन जीनों को CDC जीन है वो कहते हैं। कोशिका विभाजन की पूरी प्रक्रिया निम्न दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। कोशिका विभाजन है उसकी पूरी प्रक्रिया है वो दो अवस्थाओं में होती है। एक तो होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजनावस्था। तो पहली क्रिया है वो है अंतरावस्था। दो विभाजनों के बीच की अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। जैसे एक कोशिका विभाजित हुई वो नई कोशिका बनाती है, तो एक के विभाजित होने के बाद दूसरी बनने के और उसके विभाजित होने से पहले की जो बीच की अवस्था है, तो विभाजनों की जो बीच की अवस्था है उस अवस्था को अंतरावस्था कहा जाता है। इसमें कोशिका विभाजन की इसे कोशिका विभाजन की पूर्व तैयारी की जाती है। यानी इसमें कोशिका विभाजन की पूरी पूर्व तैयारी की जाती है। अंतरावस्था के अंदर कोशिका विभाजन है उसकी पहले से तैयारी की जाती है कि आगे कोशिका विभाजन करना है कोशिका को, तो उसके क्या क्या पदार्थ चाहिए, उस पूरे विभाजन की तैयारी है वो अंतरावस्था में की जाती है। वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता, जैसे तंत्रिका कोशिका, हमेशा अंतरावस्था में रहती है, और ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं पाया जाता वो कोशिकाएं हमेशा अंतरावस्था के अंदर ही बनी रहती है। इस अंतरावस्था के दौरान सूत्रीय विभाजन के लिए आवश्यक एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण भी किया जाता है। तो इस विभाजन के अंदर आवश्यक जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। इसे निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रथम वर्धन काल या जीवन काल। प्रथम वर्धन काल या जीवन काल पहला भाग है, प्रथम वर्धन काल या जीवन काल। इसके दौरान आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है जीवन काल। इसके दौरान आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा और डीएनए संश्लेषण की पूर्व तैयारी की जाती है और डीएनए बनाने की पूर्व तैयारी है वो संपन्न होती है। वे कोशिकाएं जिनमें स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है वे शून्य वर्धन काल में प्रवेश कर जाती है।
अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह पुनः जीवन काल में प्रवेश कर जाती है। इस विभाजन के अंदर मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किया जाएगा और डीएनए संश्लेषण की तैयारियां हैं वो की जाएगी। ठीक है, और जिनमें विभाजन की क्षमता वो समाप्त हो गई, विभाजन की क्षमता समाप्त होने के पर जो कोशिका है वो शून्य वर्धन काल के अंदर, यानी जिनमें कोई भी संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उसमें वो चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त होती है या अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, वो शून्य वर्धन काल में जाने के बाद जैसे वापस अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो कोशिकाएं वापस जीवन जो फेज है उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। जीवन या प्रथम वर्धन काल है, इसके बाद में जाता है एस काल या एस फेज, जिसे बोलते हैं संश्लेषण काल। इसके दौरान डीएनए प्रतिकृति की क्रिया की जाती है, जिसमें नए डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो संश्लेषण काल है, इसमें नए डीएनए है वो बनाया जाता है और आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजन है, उससे नई कोशिका बनेगी। तो नई कोशिका बनेगी तो जो आनुवांशिक पदार्थ है उसको दोगुना किया जाएगा। तो एस काल है, एस काल के अंदर आनुवांशिक पदार्थ है उसकी मात्रा को दुगुना किया जाता है। ठीक है, एस काल के बाद G2 फेज आती है, G2 काल आता है, जिसे द्वितीय वर्धन काल भी कहते हैं। इसमें आरएनए, प्रोटीन व एटीपी का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा है वो कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में संश्लेषित की जाती है। इस प्रकार अंतरावस्था के दौरान केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। इसमें जीवन काल सबसे लंबा होता है। वह कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है उनमें जीवन काल है वो छोटा होता है। तो ये कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है, अंतरावस्था, वो कंप्लीट हो गई। अंतरावस्था है, अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, G1, S और G2। जीवन के अंदर आरएनए और प्रोटीन है उनका संश्लेषण किया जाएगा। डीएनए संश्लेषण की पूर्व तैयारी है वो की जाएगी। संश्लेषण काल के अंदर नया डीएनए वो बनाया जाएगा और न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा को दुगुना किया जाएगा। G2 काल के अंदर आरएनए, प्रोटीन और एटीपी का संश्लेषण किया जाएगा। कोशिका विभाजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम जो कोशिका विभाजन की दूसरी अवस्था है विभाजन अवस्था वो पढ़ेंगे। विभाजन अवस्था को भी 2 भागों में बांटा जाता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन।